हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में। आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के बारे में। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या फिर प्राइवेट के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साइटोलॉजी कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई है जो जीवित जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो सेल जो है, कोशिका जो है, वो किसी भी जीवों की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है और ये सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सभी जीव, चाहे वो एक कोषीय हो जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ या बहुकोषीय हो जैसे पौधे और जानवर, कोशिकाओं से बने होते हैं। तो सभी जीव जिसमें जीवन होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो लाइक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, और मल्टीसेलुलर जैसे पौधे और जंगली जानवर या फिर नॉर्मल जानवर जो भी, तो उनमें क्या पाए जाते हैं? सेल्स पाए जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर जो है वो सेल से ही बने हुए होते हैं। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी में कोशिकाओं और उसके अंदर की वस्तुओं की रचना और कायिकी का अध्ययन किया जाता है। तो साइटोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? सेल के बारे में, और सेल के अंदर में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में यहाँ पर स्टडी किया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे कोशिका की खोज। अब कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, इसके बारे में जानेंगे। कोशिका की खोज एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का उपयोग करके कॉर्क की एक पतली काठ में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते समान कोठरियाँ देखी। तो सबसे पहले जो कोशिका है उसकी खोज किसने की थी? ब्रिटिश के एक वनस्पति शास्त्री हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप के अंडर में उन्होंने कॉर्क के एक पतली काठ को ऑब्जर्व किया था, जिसमें उन्होंने क्या पाया कि मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत सारे वहाँ पर छोटे छोटे कोठरियाँ हैं। आप देखे होंगे मधुमक्खी के छत्ते, वहाँ पर जैसे छोटे छोटे सेल्स वगैरह रहते हैं, कोठरियाँ वगैरह रहते हैं, वैसे ही उनको कुछ देखने को मिला। इन छोटी कोठरियाँ को रॉबर्ट हुक ने कोशा का नाम दिया। तो इन्हीं छोटे छोटे सेल्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया, कोठरियाँ देखी और उसके हिसाब से उनको क्या नाम दिया उन्होंने? कोशा और सेल। कोशा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। तो ये जो सेल शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ एक सूक्ष्म कक्ष होता है। तो सेल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ए लिटिल रूम, छोटा सा कक्ष। रॉबर्ट हुक की प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में उनका यह अध्ययन प्रकाशित है। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। उसी पुस्तक में उनका ये अध्ययन के बारे में प्रकाशित हुआ है। हालांकि हुक ने जो कोठरियाँ देखी वास्तव में वो मृत कोशिकाओं की कोशिका दीवारें थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को ऑब्जर्व किया वो कोशिकाएं क्या थी? डेड थी, क्योंकि कॉर्क मृत पौधे की कोशिका से बना होता है। एंटोनी एवं लीवेनहॉक, इन दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया देखेंगे सेल्स को लेकर के। लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में इसी सूक्ष्मदर्शी से सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को देखा व उसका अध्ययन किया। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स
ऑब्जर्व किए थे अंडर द माइक्रोस्कोप, वो सेल क्या थे? डेड सेल थे। लेकिन सबसे पहले जीवित सेल्स का अध्ययन किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। पानी की बूंद में ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मजीवी को देखा जिन्हें उन्होंने एनिमल क्यूल्स कहा। तो जब ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप के अंदर जीवित सेलों को अध्ययन किया तो उन्होंने क्या देखा कि पानी की बूंद की जैसे वो दिख रहे हैं, तो उनको क्या नाम दिया उन्होंने? एनिमल क्यूल्स। फिर कुछ और भी वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने सेल्स के बारे में अध्ययन किया, जैसे कि मैथियस सलाइडेन और थियोडोर स्वान। 1838 से 1839 में जर्मन वैज्ञानिक सलाइडेन और थियोडोर स्वान ने मिलकर सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के सबसे पहले सेल थ्योरी का इन्वेंशन किया। 19वीं सदी के अंतिम चौथाई काल को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। उस समय को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल क्यों कहा जाता था? क्योंकि कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण खोज हुई, जिसमें कुछ खोज निम्न है। तो 19वीं सदी के अंतिम चौथाई काल में कोशिका से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें खोजी गई, इसीलिए उस काल को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल। तो देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें खोज की गई। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस का खोज उन्होंने किया। दूसरा जुराडीन 1835 ईस्वी में जीव द्रव, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म का खोज उन्होंने किया। पुरकंजी 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव का नाम दिया। तो जो प्रोटोप्लाज्म की खोज जुराडीन ने की थी, उनको उन्होंने क्या नाम दिया? जीव द्रव का नाम दिया। कैमिलो गोल्गी उपकरण या गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज की उन्होंने। फेलिक फोंटाना केंद्रक के भीतर के संघनित भाग केंद्रिका की खोज की। फिर वाल्डेर 1888 ईस्वी में गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण किया उन्होंने। वीज़मैन सोमाटोप्लाज्म एवं जर्म प्लाज्म के बीच में अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने सोमाटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म के बीच में जो अंतर था उसको उन्होंने स्पष्ट किया। जी.ई. पालाडे 1955 ईस्वी में राइबोसोम की खोज की। डी डुबे 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की। टी बोवेरी 1888 ईस्वी में तारकाई सेंट्रोसोम का नामकरण किया। रिचर्ड अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की तथा इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया। फिर वेंडा 1897 और 98 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। तो ये सारे खोज किए गए थे 19वीं सदी के अंतिम चौथाई काल में, इसीलिए उस वक्त को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। तो रचना के आधार पर जीवों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है।
जीवों में कई कई प्रकार की कोशिका पाई जाती है, दो प्रकार की। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक, न्यूक्लियस तथा सुविकसित कोशिकांगों की अनुपस्थिति होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ना ही न्यूक्लियस और ना ही सेल्स ऑर्गेनेल्स, वेल डेवलप्ड सेल्स ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। ये सारे कुछ नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं प्रिमिटिव होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पदार्थ, न्यूक्लियर मटेरियल स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, अर्थात केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन, DNA तथा RNA कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, कोशिका द्रव्य में इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं। और मतलब जैसे कि प्रोटीन हुआ, DNA हुआ, RNA हुआ, वो कोशिका द्रव्य में सीधे संपर्क में आते हैं। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन की अनुपस्थिति होती है। तो प्रोकैरियोटिक की जो क्रोमोसोम होता है उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एक बैक्टीरिया है एक एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो न्यूक्लियर DNA प्रोटीन जो है वो डायरेक्टली जो सेल के अंदर पाए जाने वाले स्वतंत्र कोशिका द्रव्य में क्या हुआ, बिखरा हुआ देखने को मिल रहा है। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, विषाणु, वायरस, रिकेटिस, जीवाणु, बैक्टीरिया, PPLO, प्लूरो, प्लूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियोफेज तथा नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सब हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनिजम्स। दूसरा देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक, न्यूक्लियस तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब नहीं पाए जाते थे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं, न्यूक्लियस भी होते हैं एंड वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक्स में क्या पाए जाते थे, क्या पाए जाते हैं 80S, लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या पाए जाते थे 70S राइबोसोम्स। केंद्रक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, DNA तथा RNA कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहते, बल्कि केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म में बिखरे हुए, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं, न्यूक्लियर में नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है, तो इनके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा यूकैरियोटिक कोशिकाएं का आकार बड़ा होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम लोग क्या अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक में ये बहुत बड़े आकार के होते हैं, जिसे हम खुली आंख से भी देख सकते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार 5 से 10 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है ये देखते हैं। तो
प्लांट सेल में क्या क्या उपस्थित और अनुपस्थिति रहता है ये पढ़ेंगे हम लोग। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट सेल में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन एनिमल सेल में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। स्वयंपोषी होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाती है। तो प्लांट क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, परपोषी होती है, प्रकाश संश्लेषण का अभाव होता है, तो इनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये परपोषी है, दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं अपने खाना बनाने के लिए या फिर खाना खाने के लिए। बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका छोटी छोटी या अनुपस्थिति होती है एनिमल सेल्स में। स्पिरोसोम उपस्थित होती है, प्लांट्स सेल्स में स्पिरोसोम उपस्थित होती है। स्पिरोसोम एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती। जीव द्रव तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में इनकी अभाव होती है। केंद्रक परिधीय भाग में पाया जाता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में केंद्र मध्य भाग में पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल है। इसमें न्यूक्लियस साइड में देखने को मिलता है। ये जो न्यूक्लियस है ये आपको साइड में देखने को मिलेगा, ये न्यूक्लियस आपको साइड में देखने को मिला। लेकिन यहीं पे आप देखोगे एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो आपका सेंटर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। कोशिका संरचना अत्यधिक जटिल होती है। इनमें अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिस संरचनाओं को कोशिकांग कहा जाता है। तो आप पढ़े होंगे, कभी भी पढ़े होंगे, सेल्स के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो उन्हीं सब को डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। तो पादप कोशिका के मुख्य तो 3 प्रमुख भाग होते हैं। तो पादपों में कोशिका का 3 भाग होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका कोशिका भित्ति, दूसरा क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा क्या होता है वैक्यूल। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में। कोशिका भित्ति, सबसे पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। ठीक है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, और जंतुओं में जो है वो कोशिका नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति सबसे बाहर की परत होती है। कोशिका भित्ति जो है वो किस में पाए जाते हैं? पादपों में पाए जाते हैं, और उनमें ये सबसे बाहर वाली परत होती है कोशिका भित्ति। जीव द्रव्य के स्रावित पदार्थ के द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो जीव द्रव्य से, प्रोटोप्लाज्म से जो भी चीज़ें निकल कर आती हैं उससे क्या बनता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मोटी, मजबूत, छिद्र युक्त तथा निर्जीव होती है। तो कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है, बहुत मजबूत होता है, और उसमें छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, इनमें जान नहीं होता। कोशिका भित्ति
कोशा विभाजन की अत्यावस्था टेलोफेज के दौरान प्रद्रव्य जालियां की छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा बनती है। किसी भी कोशिका भित्ति को निम्नलिखित परतों में बांटा जाता है। तो कोशिका भित्ति का भी कुछ परत होते हैं, उन परत के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक कोशिका भित्ति जिसे बोलते हैं क्या, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल में देखेंगे कोशिका की सबसे बाहरी भित्ति को प्राथमिक कोशिका भित्ति यानी प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है। ये जो सबसे बाहर की परत होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति सभी भित्तियों से पहले स्राव के फलस्वरूप बनती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति पहले विभ्योतिक की कोशिकाओं मेरिस्टेमेटिक सेल्स तथा मृद्युतिक कोशिकाओं पैरेन्काइमेटोस सेल्स में विकसित होती है। तो ये किन में विकसित होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में और पैरेन्काइमेटोस सेल्स में विकसित होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति पतली, कोमल, लचेदार और पारगम्य होती है। ये सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये जो है आपका प्राइमरी सेल वॉल वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। बहुत से कवकों तथा यीस्ट में प्राथमिक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कवक होते हैं जिनकी जो कोशिका भित्ति प्राइमरी सेल वॉल जो होते हैं वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे दूसरा, द्वितीय कोशिका भित्ति सेकेंडरी सेल वॉल। प्राथमिक कोशिका भित्ति के ठीक नीचे मोटी, परिपक्व तथा स्थायी रूप में द्वितीय कोशिका उपस्थिति होती है। तो ये जो सेकेंडरी, क्योंकि आप नाम से ही जान पा रहे होगे, प्राइमरी सबसे बाहर का हिस्सा, सेकेंडरी उसके नीचे वाला हिस्सा होता है। द्वितीय कोशिका भित्ति सेलुलोज, पेक्टिन तथा लिग्निन आदि पदार्थों की बनी होती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है, आपकी सेलुलोज से, पेक्टिन से और लिग्निन से। ये तीनों चीज़ों से ये बनी होती है। थर्ड देखेंगे, तृतीय कोशिका भित्ति टर्शियरी सेल वॉल। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म पौधे की दारू वाहिनिकाओं में द्वितीय कोशिका भित्ति के नीचे तृतीय कोशिका भित्ति टर्शियरी सेल वॉल का स्थान होता है। तो टर्शियरी सेल वॉल अक्सर किन में पाई जाती है, आवृत बीजी किन में पाई जाती है, आवृत बीजी जिम्नोस्पर्म पौधों में पाई जाती है। तृतीय कोशिका भित्ति जाइलम नामक पदार्थ द्वारा बनी होती है। तो थर्ड जो सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है, आपका जाइलम से बना हुआ रहता है। चौथी क्या है इसमें, मध्य पटल, मिडिल लैमेला जिसे बोलते हैं। दो पास की कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका भित्ति के बीच में एक रचना पाई जाती है जिसे मध्य पटल, मिडिल लैमेला कहते हैं। तो अगर दो पास की कोशिका में, अगर जैसे देखा जाए कि जो दो पास की कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये जो दो पास की कोशिकाएं हैं, तो इनमें जो मध्य में बीच में, ये बीच में जो क्या पाए जाते हैं, एक रचना पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला बोलते हैं। वो होता है आपका मिडिल लैमेला। मध्य पटल एक तरह से सीमेंट का कार्य करते हैं क्योंकि इसका कार्य दो कोशिकाओं को जोड़ना होता है। जैसे आप देखे होंगे कोई भी दो ईंट को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं। उसी तरह मध्य पटल क्या करता है, दो कोशिकाओं को जोड़े रखने में
सहायता करता है। कोशिका भित्तियों के विकास से पहले मध्य पटल का ही निर्माण होता है। तो कोशिका भित्ति बनने से पहले सबसे पहले किसका निर्माण होता है? मिडिल लमेला का, मध्य पटल का। मध्य पटल की रचना कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पेक्टेट्स द्वारा होती है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो मध्य पटल है, मिडिल लमेला है, उसका जो बनावट है वो किससे बना हुआ रहता है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट के द्वारा वो बना हुआ रहता है। कोशिकाओं की परिपक्व अवस्था में मध्य पटल घुल जाता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं ढीली हो जाती है। तो जब कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं, उसके बीच में जो मध्य पटल रहता है वो क्या होता है? ढीला हो जाता है। इसीलिए वो क्या होता है? फलस्वरूप उस कोशिकाएं ढीली हो जाती है, सेल्स लूज हो जाते हैं। तो देखेंगे जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे ये जो आउटर लाइनिंग है, ये जो आउटर लाइनिंग है, यहाँ पर जो आउटलाइन दिया हुआ है, ये वो क्या कहलाता है आपका? वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है। देन इसके अंदर जो पाए जाते हैं, ये अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स वगैरह पाए जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। ठीक है। देन सेल फ्लूइड क्या होता है? सेल फ्लूइड में आप देख रहे होंगे ये जो अंदर में लिक्विड टाइप के कुछ दिख रहे हैं आपको, ये लिक्विड क्या होता है? सेल फ्लूइड होता है। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो ये होता है जीव द्रव्य का एक हिस्सा साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किसे बोला जाएगा? इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म एंड आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला करके, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस को मिला करके दोनों को क्या बोला जाता है? आपका प्रोटोप्लाज्म। तो यही कहलाता है जीव द्रव्य, क्योंकि जीव मतलब सेल्स है, जीवित वस्तु का सेल। तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो उसे कंबाइनली क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। कोशिका के भीतर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है। तो इंक्लूडिंग न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं जीव द्रव्य में पूर्ण होती है, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो जीव में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं किस में होती है? प्रोटोप्लाज्म में होती है, इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार। पुरकिंजे एवं H.B. मोहल ने सर्वप्रथम इस पदार्थ का नाम प्रोटोप्लाज्मा रखा। इसके गुण निम्नलिखित हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने रखा? प्रोटोप्लाज्म का नाम रखा है सबसे पहले पुरकिंजे एवं H.B. मोहल ने। ठीक है। तो उनका कुछ गुण भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उस गुण को देखेंगे। इनके भौतिक गुण देखते हैं। जीव द्रव्य अर्धपारदर्शक, रंगहीन तथा अर्धतरल पदार्थ होते हैं। तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं अर्धपारदर्शक मतलब हाफ ट्रांसपेरेंट होते हैं, आधा आर पार दिखने वाले, रंगहीन कलरलेस और अर्धतरल आधा लिक्विड आकार में होते हैं। जीव द्रव्य में 60 से 80% जल होता है। तो प्रोटोप्लाज्म में 60 से 80% तक क्या जल पाया जाता है, वाटर पाए जाते हैं, जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें घुले रहते हैं? आपके
कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। जीवद्रव में घुले अनेक पदार्थ जैसे शक्कर, खनिज, लवण तथा नमक अणु या आयन के मॉलिक्यूल्स के रूप में रहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में सॉल्ट, शुगर और कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं और आयंस, कुछ मॉलिक्यूल्स के आयंस भी देखने को मिलता है। इस प्रकार के घोल को क्रिस्टलीय घोल कहा जाता है। तो इस घोल को क्या कहा जाता है? इस घोल को कहा जाता है क्रिस्टलीय घोल कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? क्रिस्टलीय घोल बोला जाता है। जीवद्रव में घुले अनेक कार्बनिक पदार्थ वसा प्रोटीन के कण अणुओं से बड़े होते हैं क्योंकि कई अणु समूह में जुड़े होते हैं। इस प्रकार के घोल को कोलाइडल घोल तथा उसके घुलित कणों को कोलाइड कहा जाता है। अतः जीवद्रव एक क्रिस्टलोकोलाइड घोल है। जीवद्रव क्या है? क्रिस्टलोकोलाइड घोल। कोलाइडल घोल दो अवस्थाओं में पाया जाता है जो एक दूसरे से आसानी से बदल सकता है। तो क्रिस्टलोकोलाइड सॉल्यूशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सोल, एक होता है जेल। ये होता है अर्ध तरल अवस्था में। सोल जो होता है अर्ध तरल, यह गाढ़ा एवं अर्ध ठोस होता है। ये थोड़ा गाढ़ा होता है और ना तो ज़्यादा कठोर होता है, इसलिए अर्ध ठोस भी बोला जाता है। इसमें घुले कार्बनिक पदार्थ के अणु दूर दूर बिखरे होते हैं, लेकिन जेल में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ के अणु अधिक निकट होने के कारण ये गाढ़ा होता है और अर्ध ठोस होता है। इसकी रासायनिक गुण देखेंगे। जीवद्रव एक जटिल मिश्रण है जिसमें लगभग 30 तत्व होते हैं। जीवद्रव में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन मुख्य होता है। इसमें अतिरिक्त कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, सोडियम एवं सल्फेट इत्यादि पदार्थ भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। जीवद्रव में इसके अतिरिक्त कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी घुले होते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक रुकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के लिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।